एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बच्चा क्या है कि करंट के साथ साथ रिवीजन प्लानिंग के साथ अगर चलेगा ना तो जल्दी चीज़ों को कवर कर पाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है बेसिकली इस बारे में है कि भाई आजकल जो जब से डेट अनाउंस हुई है उसके बाद जो सिलेबस की बातें चल रही हैं उसके बाद से बच्चे को ये लग रहा है कि भाई बैकलॉग कैसे कंप्लीट करूं मैं, है ना। क्योंकि नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बच्चा क्या है कि करंट के साथ साथ रिवीजन प्लानिंग के साथ अगर चलेगा ना तो जल्दी चीज़ों को कवर कर पाएगा। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है उसके लिए कि भाई मैं कैसे अपने बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करूं, मैं रिवीजन कैसे कंटिन्यू करता रहूं, जो क्लास में मेरे टॉपिक हो चुके हैं उन टॉपिक्स को मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। और नीट के अंदर सिलेक्शन कभी करंट टॉपिक से नहीं होते कि भाई आज जो मेरा चल रहा है उसी को मैंने तैयार कर लिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पूरा सिलेबस आना है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि रिवीजन प्लान लेके चलना होता है साथ में। वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है बच्चे के लिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई मेरे को कुछ दिनों के बाद, जैसे मैंने को टॉपिक पढ़ लिया है सब्जेक्ट का, तो पढ़ने के बाद थोड़े दिनों के बाद मुझे ये लगने लग जाता है कि भाई मैं चीज़ें भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ। जो भी उसको लगेगा कि भाई आपको पहले तो सबसे पहले ये क्लियर करना होगा कि कुछ दिनों के बाद जब आप कोई टॉपिक पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि उसको लगता है कि मैं भूल गया हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें कभी भूलता नहीं है ना। और हमें उन्हीं चीज़ों के बारे में पता करना होता है कि कौन सी चीज़ हम भूल चुके हैं और कौन सी हम याद रख सकते हैं। तो उस पर थोड़ा सा काम करते हैं आज। कुछ टिप्स हैं जो मैंने क्लास में फील किया है बच्चों के साथ, या मैं जो बच्चों के साथ बात करता हूँ रोज़, उसी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी बात आपको बता रहा हूँ। फॉलो करिए। अगर ठीक लगे, देखो प्रोडक्टिव लगती हैं चीज़ें तो फॉलो करनी चाहिए। और मैं जो कह रहा हूँ वो बात हर बच्चे पर लागू होती है ये कभी भी श्योर नहीं होता, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि हर बच्चे के पढ़ने का तरीका अपना अपना होता है। तो उसको थोड़ा सा अपने तरीके से देखिए कि मैं कितना टाइम मैनेज कर सकता हूँ, है ना। तो रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना बच्चे, सबसे पहले हमारे पास वो हमारा है टाइम मैनेजमेंट, है ना। ये इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम थोड़ा टाइम को मैनेज करके चलें। एक्चुअली हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। हम नीट के लिए हमें करना क्या था कि हमें हमारा टाइम मैनेज करना था, और हमने मैनेज क्या कर दी, अपनी पढ़ाई मैनेज कर दी। मतलब सहूलियत के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि आज मेरे को फिजिक्स ज़्यादा पढ़नी है, कल मैं केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ूंगा, परसों मैं बायो ज़्यादा पढ़ूंगा। जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि मुझे तीनों सब्जेक्ट जो है वो रोज टच करने हैं, रिवीजन भी प्रॉपर तरीके से करना है, और मेरा करंट का जो पोर्शन चल रहा है वो भी मैं बहुत अच्छे से कवर कर लूंगा। तो उसके लिए आपको मैनेज टाइम करना है, पढ़ाई मैनेज नहीं करनी, है ना। अब टाइम मैनेज करने के लिए जैसे मैं क्लासरूम्स की बात कर लूँ तो दो तरह के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। एक तो जिनकी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, और एक जो जिनकी इवनिंग शिफ्ट होती है ना। तो क्लासेस चलती हैं इसमें तो मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट के अंदर आपकी क्लास चल रही है कि भाई मॉर्निंग शिफ्ट में आपने अगर क्लास की मैं बात करूं अपने, मैं कोटा सेंटर पे हूं तो बेसिकली अगर मैं कोटा सेंटर की बात करूं तो सुबह 6:45 से लेकर 1 बजे तक बच्चे की क्लास चलती है मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, है ना। 6:45 to 1 PM तो क्या चल रही है, आपकी क्लास चल रही है। आप घर पहुंचिए, 1 बजे तक आप यहाँ से फ्री हो रहे हैं, 1:20 तक हो रहे हैं, 1:30 बजे तक हो रहे हैं, सर आपको लेट छोड़ रहे हैं, या आप डाउट काउंटर पे सर से काउंटर पे डाउट पूछ रहे हैं, है ना। तो उस हिसाब से आप कवर करिए और घर पहुंचिए। 2 बजे तक आपका लंच हो जाए आराम से, और उसके बाद आप सो जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोपहर में आप आफ्टर लंच आपको रेस्ट जरूर करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि सर मुझे तो नींद ही नहीं आती। कोई बात नहीं भाई, नींद नहीं आती तो रेस्ट करना, थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ, लेट रेस्ट कर। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सुबह से लगातार लग रहे हैं। सुबह 6:45 पे क्लास है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप 6:45 पे उठे हैं, आप कम से कम 5 बजे उठे होंगे, 5:30 उठे होंगे, तभी आप 6:45 पे क्लास आ चुके हैं। तो वो सिंपल सी चीज़ आपको समझनी होगी कि भाई आपको आफ्टर लंच दोपहर में रेस्ट करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। और बच्चों को ये लगता है कि रेस्ट करने से शायद मेरा टाइम खराब हो जाएगा, तो टाइम खराब नहीं होगा। आप ये समझिए कि आप कम टाइम में बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर कर पाओगे। रेस्ट करने के बाद आपको सोचना है कि भाई अब मेरे को क्या करना है कि मेरा आज जो करंट करंट हुआ है ना क्लास के अंदर, करंट जो क्लासरूम में हुआ है वो सारा का सारा मुझे कंप्लीट करना है विद होमवर्क। और आज ही पढ़ा है हमने उसको, आज क्लासरूम में पढ़ा है, तो वो बहुत इजीली कवर कर लेंगे आप। और इसमें मैक्सिमम मुझे जो लगता है बच्चे को 3 आवर्स का टाइम, या 3 to 4 आवर्स में मान लेता हूँ कि भाई आप दे दीजिए, क्योंकि हर बच्चे की स्पीड एक जैसी नहीं होती। तो 3 से 4 घंटे में वो कंप्लीट हो जाए। भाई 2 बजे आप सो गए, 3:30 बजे आप उठे, शाम को 7:30 बजे तक, 7 बजे तक आपका ये करंट कंप्लीट हो जाना चाहिए, आज का जो पढ़ा था वो खत्म है।
आज का आज ही खत्म करना है, हमने पेंडिंग नहीं रखना कुछ भी कि भाई ये पेंडिंग रह गया, है ना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आप अपना इवनिंग का टाइम थोड़ा निकालिए अपने लिए, अदर एक्टिविटीज़ के लिए अपने लिए। ये अदर एक्टिविटीज़ कुछ भी हो सकती हैं, आप वॉक करना पसंद करते हैं, आप गाने सुनना पसंद करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें आधे घंटे का टाइम अपने लिए निकालिए आप। अगर आप 7 बजे फ्री हो गए हैं, 7:30 तक, 7:30 फ्री हो गए हैं, 8 बजे तक ये जरूर करिए आप। ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको एनर्जी और ज़्यादा डबल कर देती हैं, आपकी थकाती नहीं है, एनर्जी डबल कर देती हैं, है ना। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अपना डिनर लीजिए और सोने तक का टाइम भी मैक्सिमम, अगर आप सुबह 5 बजे भी उठ रहे हैं तो रात को आपको 11 बजे तक सोना है, 11:30 बजे तक सोना है। तो आप ये समझ जाइए कि आफ्टर डिनर आप अपने बैकलॉग के लिए जो रिवीजन है ना, उसके लिए प्लान करिए कि भाई मुझे रिवीजन करना है। अब इस रिवीजन में आप जो प्लान ले रहे हैं ना, तो रिवीजन प्लान के अंदर आप सब्जेक्ट वाइज ले सकते हैं। भाई जैसे मान लीजिए आप 9 बजे रिवीजन करने बैठते हैं और 11:30 बजे तक आप रिवीजन करते हैं, तो आपके पास 2.5 घंटे हैं। इस 2.5 घंटे में आप तीनों सब्जेक्ट भी कर सकते हैं और 2 सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। नीट के हैं तो आपको ये समझना है कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है वो आपको पर डे रिवाइज करना है बैकलॉग में से, जिसमें पोर्शन आपके पास ज़्यादा है। जैसे आपके पास फिजिक्स का पोर्शन अगर ज़्यादा है तो आप फिजिक्स 6 के 6 दिन, 7 के 7 दिन करिए, लेकिन केमिस्ट्री और बायो को अल्टरनेट डेज पे कर लीजिए। आपके पास केमिस्ट्री का सिलेबस ज़्यादा है तो आप केमिस्ट्री कंटिन्यू करिए पर डे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री को अल्टरनेट डेज पे रिवाइज करिए। बैकलॉग की बात चल रही है ना। तो ये बैकलॉग वाला टाइम जो है वो बच्चे यहाँ पर आपको कवर करना है। सबसे पहले तो ये मैनेज करिए आप। ऐसा ही जिन बच्चों की शिफ्ट रहती है इवनिंग की, उनके साथ भी ऐसा ही है कि भाई 2 से लेके 8 बजे तक आपकी क्लास है, 9 बजे तक आप अपना डिनर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद 9 से लेकर सोने तक, भाई मान लो 12 साढ़े 12 तक आप अपना डेली क्लासरूम का जितना भी सिलेबस है उसे खत्म कर दीजिए। ठीक है, डेली क्लास मतलब सोने से पहले ये हो जाए कि भाई आज मेरे को खत्म करके सोना है, खत्म करके सोना है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है। अब ये डेली क्लासरूम का आप टॉपिक खत्म करिए और उसके बाद आप सो जाइए, सुबह उठिए। मैं मान लेता हूँ मैं 12 बजे भी आप सोए हैं तो 12 से लेकर 7 बजे तक कंटिन्यू लगातार 7 घंटे सोना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप 7 बजे तक सोइए, 7 बजे आप उठिए, 7 से 8 अपने आप को टाइम दीजिए और 8 से आप पढ़ना शुरू करिए 12 बजे तक। तो इसमें आप रिवीजन करिए। तो सबसे पहले तो आप टाइम मैनेज करिए कि किस टाइम में मुझे मेरा करंट करना है। अगर आप इवनिंग में क्लास लेकर आए हैं, उसके बाद आपने खाना खाया, आपको लगता है यार खाना खाने के बाद मुझे तो नींद आती है, तो सो जाइए ना, मना किसने किया। आप सुबह जल्दी उठिए, पहले करंट कवर करिए, उसके बाद टाइम मैनेज करते हुए अपने बैकलॉग पे भी काम करिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जिस सब्जेक्ट में आपके पास ज़्यादा लोड है, आपको लगता है कि इसमें मेरे ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने की जरूरत है मुझे, या मैं ज़्यादा कमज़ोर हूँ, उसको आप पर डे 6 के 6 दिन, 7 के 7 दिन आप टाइम दीजिए बच्चे। और उसमें आप संडे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और बाकी जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप अपने सब्जेक्ट बच रहे हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, उसमें से 2 सब्जेक्ट को आप अल्टरनेट डेज पर लीजिए। लेकिन उस सब्जेक्ट को कंटिन्यू रखिए जो वीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो होती है बच्चे, वो बच्चे को बहुत आगे लेकर जाती है। हम क्या करते हैं, हम घबरा जाते हैं कि यार ओहो मेरा ये सब्जेक्ट तो वीक है, तो इसको पता नहीं मैं कैसे अच्छा कर लूंगा। आप काउंटर पे भी आते हैं, आप टीचर से बात भी करते हैं, लेकिन आप समझिए कि जो टीचर क्लासरूम में आपको 1.5 घंटा कवर करवाता है ना कोई टॉपिक, वो काउंटर पे बैठ के उस एफिशिएंसी के साथ 1.5 घंटा नहीं पढ़ा सकता। उसके लिए आपको, आप अपने वीडियो लेक्चर देखते हैं, कोई भी अच्छा तरीका आप निकालिए। आपको वीडियो लेक्चर देखना, आप लेक्चर देखिए, स्पीड बढ़ा के देखिए। आपको लगता है कि लेक्चर नहीं देखना मेरे को, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो पहले तो आप, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो टिप है मेरा आपकी तरफ वो है कि भाई आप सबसे पहले अपनी टाइम मैनेजमेंट पर काम करिए। जब आपकी टाइम मैनेजमेंट ठीक है तो उसके बाद आपको क्या करना है, मैं जो बात कह रहा था आपसे, कि बच्चों को ये लगता है कि भाई मैंने जो टॉपिक पढ़ लिया ना, अब मैं उसको भूल गया हूँ थोड़े दिनों के बाद। आप भूलते कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बस चीज़ों को रिकॉल करने की जरूरत होती है थोड़ा सा, है ना। और सारा सब्जेक्ट कभी नहीं भूलता बच्चा। मैं मेरे बायोलॉजी सब्जेक्ट की अगर बात करता हूँ, तो एक चैप्टर जो मैंने क्लास में बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाया और बच्चे ने मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ा भी, अब उसको थोड़े दिनों बाद ये लगने लग जाता है, 15-20 दिन के बाद, कि सर जब आपने पढ़ाया था ना तब तो बहुत अच्छा याद हुआ था, अब मैं चैप्टर भूल रहा हूँ। तो भूल नहीं रहे हैं आप एक्चुअली, मैं आपको क्लियर कर दूं, आप दूसरे चैप्टर पे लग गए हैं, तो आपका फोकस उस चैप्टर से हट गया है, क्योंकि आपको पूरा साल एक चैप्टर तो पढ़ना नहीं है ना। तो बेसिकली आपका फोकस उस चैप्टर से हट गया, इसलिए आपको लग रहा है कि आप वो चैप्टर भूल चुके हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप जब रिवीजन के लिए बैठते हैं किसी भी बायोलॉजी के चैप्टर के लिए, तो आप ये समझ जाइए कि आप सब कुछ तो नहीं भूले। आप डायरेक्ट बिना थ्योरी पढ़े फर्स्ट टाइम में ही सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। यहां से आप मान लीजिए मैंने 50 क्वेश्चन लगाए,
ठीक है, एक चैप्टर की। मैं बुरी से बुरी स्थिति के बारे में सोचता हूँ, मतलब सबसे खराब स्थिति क्या हो सकती है कि 50 जो क्वेश्चन मैंने लगाए थे उनमें से मेरे 10 क्वेश्चन ही राइट हुए हैं, 30 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं, 10 क्वेश्चन मेरे को आए नहीं, मैंने छोड़ दिए। बुरी से बुरी स्थिति में मान लेता हूं कि आपने इस 50 में से कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं, 10। तो एक बात तो क्लियर होगी कि पूरा सब्जेक्ट तो जीरो नहीं है मेरा, 10 क्वेश्चन का मटेरियल तो मुझे आता है, काम तो मुझे इसी पे करना है। और इसमें आपको क्या करना है, फिर इसको थ्योरी से मैच करना है। मतलब आप ये ध्यान रखिए कि रिवीजन के टाइम पे थ्योरी से क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना होता, क्वेश्चन प्रैक्टिस से थ्योरी की तरफ आना होता है। चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, अपने तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आप पहले क्या करिए, आप पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं ना, उन क्वेश्चंस में से आप ध्यान दीजिए कि मुझे थ्योरी में से उन क्वेश्चंस को कवर करना है बहुत अच्छे से। और जो गलतियां आप करते हैं उसको आप खुद ढूंढेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम वो गलतियां आपकी रिड्यूस होंगी। आप समझिए मेरी बात। फर्स्ट टाइम जब आप बिना चैप्टर पढ़े, थ्योरी पढ़े, जब आप रिवीजन करने बैठते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठते हैं, मैं बुरी से बुरी स्थिति मान रहा हूं कि भाई ये आएगी। सही है बात या नहीं? तो आप बताइए कि इस स्थिति के बाद अगर आप एक बार ये प्रैक्टिस करते हैं और बाद में इन जो 30 और 40, 10 क्वेश्चन आपके रहे हैं जो आपसे नहीं हुए हैं या आपने गलत कर दिए हैं, उनको अगर आप थ्योरी से ठीक करते हैं और थोड़े दिनों के बाद इस चैप्टर की आप फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे रिवीजन के लिए, तो आप ये समझ जाइए कि ये स्थिति तो नहीं आएगी, कम से कम ये प्लस में ही जाएगा कि आज आप 20, 25, 30, 40 क्वेश्चन राइट करेंगे। और यही चीजें आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करती हैं। आपको मैं क्लियर कर दूं बच्चे, आज हम भी अगर क्लासरूम में पढ़ाते हैं ना, तो मैं कभी बच्चे के सामने ऐसे खड़े होकर ये नहीं कहता कि हाँ भाई सुना, भाई ये चैप्टर सुना, तूने एनसीईआरटी की लाइनें याद करी है नहीं करी। हम भी आपको अगर चेक करते हैं तो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही करते हैं, जिसको कि हम पेपर बोलते हैं, आपका असाइनमेंट बोलते हैं, कि बच्चा कितने अच्छे से कर रहा है। तो मेन जो बच्चे मोटिव है ना, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस है। थ्योरी से हम सारे क्वेश्चन ठीक कर देंगे ये एक सही बात नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस से सारी थ्योरी कवर कर लेंगे, ये बहुत ठीक बात है। तो इस पे थोड़ा सा काम करिए आप लोग। और बाकी फिर भी कोई दिक्कत होती है तो अपने रिस्पेक्टिव टीचर जो भी हैं सब्जेक्ट वाइज, जिनसे भी आप बात करना चाहते हैं, अपने टीचर से बात जरूर करिए। हमेशा ध्यान रखिए कि डिसीजंस कभी कभी हम खुद ले लेते हैं चीज़ों को लेकर, लेकिन वो डिसीजन हमेशा मेरे लिए ठीक ही होंगे, इस पे भी थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। इसलिए अपने टीचर से बात जरूर करिए। सब्जेक्ट वाइज जो भी टीचर आपको ठीक लगे, आपको लगे कि मैं इनसे बात कर सकता हूँ, मेरा एनर्जी लेवल इनसे मैच करता है, आप अपने टीचर से बात करिए बच्चे। टीचर आपके लिए वो टूल है जो आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन देगा। इतने सालों से टीचर इतने सारे बच्चों को पढ़ा चुका है, उसने डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों को डील कर लिया है, डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स को डील कर लिया है, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को उन्होंने डील कर लिया है। तो आप उनके एक्सपीरियंस को यूज करिए, बात करिए अपने टीचर के साथ जहां पर भी आपको प्रॉब्लम लगती है। और जहां तक बात है मेरी या बात है रिवीजन की, तो मैं हमेशा अवेलेबल हूं बच्चे। मैं यहां भी बोल रहा हूं, और अनअकैडमी के जितने भी टीचर्स हैं हमारे, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वो हमेशा बच्चों के लिए तैयार है। आप उनसे एक बार बात करिए, टेलीफोनिकली करिए, मिलके बात करिए, काउंटर पे टाइम लीजिए, लेकिन बात करिए जरूर। बात करने से दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये दिमाग में डाल लो कि जिसका सॉल्यूशन ना हो। बस बात ये है कि सॉल्यूशन ढूंढना कैसे है, वो तरीका पता होना चाहिए हमें। तो उस पर काम करिए बच्चे। बेस्ट ऑफ लक। मैं फिर से आऊंगा कोई और अच्छी वीडियो लेके आपके लिए।